बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो? अरे हर रोज दिन रात मेरा नाम जपते क्यों हो? कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना, पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं। के 2 दिन से ये सत्र चल रहा है और काफ़ी विषय कल के क्वेश्चन आवर भी आए थे और कुछ विषय आज भी आए हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट की ओर से जो जवाब दिए गए हैं उनके 3-4 जवाब हैं वो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो कई हमारे माननीय सदस्यों ने नौकरियों के ऊपर विषय रखा है, चाहे वो HPSC की होंगी, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेरोजगारी की बात कही गई है, HKRN की कही गई है, बहन गीता बुक्कल जी, श्री बलराज कुंडू जी, श्री रामकर गौतम जी, अभय सिंह चौटाला जी, रावदान सिंह जी, ऐसे कई लोगों के कई प्रश्न थे। तो उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम जो लगातार जो भर्तियां कर रहे हैं उन भर्तियों में तुलना ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिर तुलना से ही पता लगता है कि कितनी कितनी भर्तियां कैसे कैसे की गई हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और HPSC की जो भर्तियां हुई हैं उसमें अगर मैं पिछले 10 साल की बात बताता हूं तो HPSC की भर्तियां कुल 8700 हुई और अभी हमारे लगभग 9-9.25 साल ही हुए हैं, अभी समय और शेष है, उसमें भी और जो भर्तियां होंगी उसका अलग से डिटेल है। तो अभी 11,500 भर्तियां हमारी हो गई हैं और एक प्रश्न बलराज कुंडू जी ने पूछा हुआ था तो वो ज़रूर उस साथ में शामिल करके उसका मैं उत्तर बता रहा हूँ कि अभी क्लास 1 और क्लास 2 3200 भर्तियां और जो हैं एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अभी होने वाली हैं। तो करके 15,000 के आसपास ये भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन HPSC की हो जाएंगी। ऐसे ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पिछले 10 वर्ष में 93,000 भर्तियां हुई थी और अभी हमने 9 वर्ष 9.25 वर्ष के अंदर 1,06,000 भर्तियां ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा 45,873 ग्रुप 3 की यानी सी की, ग्रुप सी की भर्तियां, उसका CT टेस्ट हो गया है। ये अलग बात है कि उसमें से कोर्ट के अंदर कुछ केस गए हुए हैं और ख़ास करके हम जो एक लाभ सोशो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया के माध्यम से 5 अंकों का जो हमने लाभ देने की बात कही थी गरीब परिवारों को जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है या जो अन्य कुछ क्लासेज हैं, उसको लेकर के और कुछ आपत्ति कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाई हुई है और बहुत जल्दी उसका मैं समझता हूँ फैसला हो जाएगा। तो 48,873 तो ग्रुप सी की भर्तियां होंगी और ऐसी ग्रुप डी का अलग से सीट हुआ है और उस ग्रुप डी में एक प्रावधान है कि जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो भी लगातार 3 साल के लिए रिजल्ट निकाल के रखा जाता है, 3.5 लाख के लगभग लोग उसमें पास हुए हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं होना है, केवल रिजल्ट के आधार पर ही उनकी जो नियुक्तियां हो जाएंगी, जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे मेरिट पर आएंगे। उसमें प्रावधान ये है निकालना होगा उस समय हमारे पास कितनी रिक्वेशन देंगे उसके हिसाब से और वो भर्तियां होंगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने वो रिक्वेशन देनी है। अभी तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ओर से 13,657 भर्तियों की रिक्वेशन तो जा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ समय के बाद आएगा, तब तक 1,500-1,500 और भी रिक्वेशन आ सकती है, तो लगभग 15,000 भर्तियां वो आने वाले 6 महीने में ये और हो जाएंगी। तो ऐसे 15,000 ये होंगी और 1,06,000 हम पहले दे चुके हैं, 15,000 और 45,000 ग्रुप थी, तो कुल मिलाकर के 60,000 भर्तियां ये होंगी। तो इस 10 साल में हमारा अनुमान है 1,67,000 भर्तियां ये ग्रुप सी और डी की ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा HKRN का जो विषय आया है, इस HKRN के बारे में भी तरह तरह के भ्रम ये फैलाए जा रहे हैं। मैं ज़रूर सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि HKRN का मुख्य कारण, बहुत जगह से डिमांड आती थी कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करो, ठेकेदारों के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स और जो है भर्तियां थे, जहां कहीं आउटसोर्सिंग जरूरत पड़ती थी, आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन उसमें बहुत सी अनियमितताएं हमको ध्यान में आती थी, क्योंकि जितनी संख्या वो मंजूर करा लेते थे इतने लोग भी कई बार होते नहीं थे और सैलरी उतने ही निकलनी, मर्जी से रखना, और जितने लोगों को रखते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमीशन ये तय होती थी। और उसकी जो बहुत शिकायतें आने के बाद उन सबको समाप्त करके हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म बनाया है। चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में ये सब चलता है। जितने पुराने लोग थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि अगर वो उसी व्यवस्था में बने रहना चाहते तो बने रहें, अगर HKRN में आना चाहें तो उनको पोर्ट करेंगे।
तो ऐसे अधिकांश लोगों ने और अपनी सहमति दी थी। 1,05,728 ऐसी मैन पावर है, ये दूसरे विभागों से पोर्ट की गई। और अलग से जो डिमांड आई थी उसमें 12,885 ऐसे नए लोगों को भी उसमें HKRN में रखा गया है। और जो नए लोग रखे जाते हैं उसके अंदर पारदर्शिता से बाकायदा सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको उनका पैरामीटर क्या है, मेनली परिवार की इनकम जिसकी कम होती है उसको हम कम ज़्यादा देते हैं ताकि गरीब लोगों को ये आउटसोर्सिंग की ये प्राइवेट नौकरी मिल सके। ऐसे ही उनकी शिक्षा, ये उसका दूसरा पैरामीटर होता था। स्पेशल स्टेटस परिवार का है, हमारी कोई बहन विडो है, विडो का बेटा है, कोई दिव्यांग है, तो इस नाते से एज का भी क्राइटेरिया उसमें रखा था कि अगर एज 28 वर्ष से और 34 वर्ष के बीच के अंदर है, 35 वर्ष के, वो एक आयु ऐसी होती है जिसमें तुरंत कुछ ना कुछ काम उसको मिलना चाहिए। इस एज वर्ग को वरीयता दी जाती थी। जिस ब्लॉक में नौकरी करनी है उसी ब्लॉक का व्यक्ति होता है तो उसको भी वरीयता दी जाती है, ताकि ग्रुप डी का व्यक्ति थोड़ी सैलरी में बहुत दूर अगर चला जाएगा तो उसको कठिनाई होगी। कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि रहने वाला नज़दीक यहाँ का है और उसको नौकरी शायद 150-200 किलोमीटर दूर उसको मिली है। कारण क्या है कि उस समय उसका जब ऑप्शन की बात आती है तब तो उसको लगता है कि क्योंकि नौकरी मिल रही है वो दूर की भी सिलेक्ट कर लेता है। बाद में जब ज्वाइन करता है फिर उसकी ओर से शिकायत आती है कि मुझे तो 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। हालांकि स्टेशन की ऑप्शन भी उसी को दी जाती है कि ये नौकरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाकर ज्वाइन करिए। आगे से और हम इस दूरी के अंक ज़्यादा रखना चाहते हैं ताकि जो निकट का व्यक्ति है उसको सिलेक्शन में अंक ज़्यादा मिल जाए, दूर जाने वाले को ऑप्शन ही कम हो जाए ताकि व्यक्ति को जैसे उसमें ऑप्शन मिले वो उसमें भर सकता है। और कुल मिलाकर हमारी ये जो नौकरियों का और बेरोजगारी का विषय है, वो बेरोजगारी के बारे में अलग अलग आंकड़े आते हैं। उन आंकड़ों के बारे में हम अपनी आंकड़ों की पुस्तक खोल के बैठते हैं और हमारे विपक्षी मित्रों की आंकड़ों की पुस्तक अलग होती है। CMIE एक संस्था है जिसकी आंकड़ों की पुस्तक वो बदलती रहती है। अलग बात है कि एक बार सितंबर में उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2% है, बाद में बढ़ा करके उन्होंने 28%, 34% कर दी, 34 के बाद फिर 28 आ गई। मैंने देखा नहीं है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि भी पिछले महीने नवंबर की उनकी जो आंकड़ा हरियाणा के बारे में आया है फिर से 8% आया। हालांकि मेरा कोई भरोसा नहीं है CMIE की पुस्तक, लेकिन मैं तो उन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि जो उस संस्था के आंकड़ों के ऊपर खेलते हैं। हमारे पास एक एक व्यक्ति का बेरोजगारी का डाटा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में हम सामने वाले को कहते हैं कि क्या काम करते हो, बेरोजगार होता तो लिखवाता है कि मैं बेरोजगार हूं। 18 साल से लेकर के और 58 साल तक की आयु के जो लोग अपने आप को बेरोजगार कहते हैं उनका आंकड़ा हमारे पास 7% के आसपास चलता है, कभी आधा % ऊपर होता है, कभी आधा % कम होता है। नीति आयोग ने भी लेबर ILO ने कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट से उससे कितना ILO ने भी पिछला जो आंकड़ा बताया 9% का बताया, 9% का बताया। ऑफ द हाईएस्ट नहीं कोई हाईएस्ट नहीं है। और नेशनल एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज से कुछ ऊपर कुछ नीचे चलते हैं, वो एवरेज है, लेकिन 9% से ऊपर वो भी नहीं बताते हैं। इससे और दूसरा 9% से ज्यादा कौन सी स्टेट की है बता दो। मैं ये बता रहा हूँ, वो भी बता दूंगा, क्योंकि अगर ये विषय आता तो मैं पहले बता करके आता। मैं ये भी बता देता हूं कि ILO का भी एक सैंपल बेस होता है, सैंपल के ऊपर ही आधारित सारे निष्कर्ष होते हैं। हम सैंपल नहीं, हम तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन, आज 2,80,00,000 हरियाणा की मेरी पॉपुलेशन है, 71 लाख परिवार हैं, एक एक व्यक्ति कौन क्या करता है, कोई कॉलम खाली उसके सामने नहीं बचेगा। हाउस वाइफ भी है तो उसका सामने लिखा है कि शी इज हाउस वाइफ, बच्चा है ऑर्फन है तो ऑर्फन क्या लिखा है। और वहां तो कई आंकड़े ऐसे हैं कि स्कूल 15 साल के आयु के भी बच्चे, उनको भी दिखाया अनएम्प्लॉयड है। 18 साल के बच्चे को हम मानते हैं वो शिक्षा उसका दायित्व है, शिक्षा के अंतर्गत उसको, और हम जो है यानी नो या जीरो क्या ड्रॉप आउट, ये हमारी पॉलिसी है कि हम आने वाले समय में लगभग आज 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं कुल मिलाकर 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक जो अभी स्कूलों में नहीं जाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जैसे हमारे गुरुकुल्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं है, जैसे मदरसे हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। कुछ वहां भी पढ़ते होंगे, कुछ हो सकता है कि न भी पढ़ते हो, घर में रहते हो, माता पिता ने न पढ़ाया हो,
हम स्कूल एजुकेशन के माध्यम से ऐसे एक 6 साल से 18 साल तक के बच्चे का उसको ट्रैक कराएंगे और ट्रैक करा के कोशिश करेंगे कि सब बच्चे स्कूल में आ जाए। तो मेरा ये कहना कि ये जो बार बार ये विषय आता है, हाँ, इसमें सरकारी नौकरी एक सीमित है। सरकारी नौकरी कभी भी ऑन एवरेज 20,000 के आसपास रहती है। इकट्ठी 2-3 साल की हो जाएंगी तो 50-60 हज़ार हो जाएंगी। अगर वो साथ चलेंगी तो 20,000 जाएंगी। हमारा टोटल जो स्ट्रक्चर है वो 4 लाख के आसपास ये हमारी टोटल एम्प्लॉइज की संख्या है। हाँ, एक चीज़ और इसमें जो ऐतराज़ की आती है कि सैंक्शन पोस्ट से कितनी है। ये बात सही है कि सैंक्शन पोस्ट सब डिपार्टमेंट हायर साइड में जाके फाइल क्लियर करा लेते हैं। उनको भी पता है कि भर्ती होने में समय लगता है, उनको भी पता है कि फाइल एक बार चलती है तो बाद में दोबारा पता नहीं सैंक्शन होने में कितना समय लगेगा। एंटीसिपेशन करके और उनकी संख्या इन्फ्लेटेड बढ़ाई जाती है। उदाहरण के लिए जेबीटी टीचर्स की जो सैंक्शन पोस्ट है 45,000 है, जबकि हमारी आवश्यकता आज भी 30 बच्चे के पीछे एक अध्यापक जेबीटी नॉर्म्स हैं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नॉर्म्स हैं, वो हमारे नहीं हैं। तो उस हिसाब से हमको आज भी 36,000 टीचर चाहिए। 9,000 पोस्टें ज़्यादा सैंक्शन है, फिर भी हमारे पास टीचर जब ज़्यादा आते हैं तो हम उसमें थोड़ा सा 1:25 करके उनकी नौकरियों को हमने रखा हुआ है। कुछ स्कूलों में कोई खर्ची फर्ची का विषय नहीं है। और यही बातें मुझे आपको कहनी है कि जो चीज़ें जब कभी चलती थी वो बातें आपको याद आती हैं। जुबान सही और दिल साफ रखता हूं, जुबान सही और दिल साफ रखता हूं, कौन कब कैसे बदलेगा सबका हिसाब रखता हूं। स्पीकर सर, एक मिनट नहीं, एक सदन बोल, मेरा 1 मिनट है। नहीं, एक बार मेरा सबमिशन, उसके बाद बोल देना आप। इसमें क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा? खर्ची पर्ची की बात है, इन्होंने एक बात कब कही। इसमें क्या है, जब 3 करोड़ रुपए पाए गए डिप्टी सेक्रेटरी के पास, उसमें खर्ची भी थी, पर्ची भी थी, और उसमें एक टेलीफोन भी था। उस टेलीफोन में जो वार्तालाप है दो अफसरों का, अध्यक्ष महोदय, उसमें रिजल्ट बदलवाने के लिए जो बात कही गई है, तो इसमें एक भी बात की जानकारी हमारे पास आई, हमने उसका संज्ञान लिया नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें सीएम साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं भी आपका प्रशंसक हो जाऊं। एक जो टेलीफोन मिला था उसमें जो डिस्कशन था 2 अधिकारियों का कि किसके रिजल्ट बदले जाएं, किसके दिए जाएं, किसके कम दिए जाएं, उसको आप कर दो, क्योंकि आप गीता के भी सपोर्टर हो। आप अर्जुन समझ के तीर चलाओ। आप जो आपके अपने आदमी हैं उनको निकालो, उसमें कौन अधिकारी थे? मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूं, अगर उस एपिसोड में कोई भी अधिकारी फंसेगा उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाएगा। इसके लिए कोई गीता के ऊपर बैठो कादियान साहब, बैठो। ये 3 करोड़ और 360 करोड़ में तो इनको समझ आता ही नहीं ना, पता नहीं लगता। काट दी। नहीं, सबको बुलाते हैं। अच्छा चलिए, आज मैं कार्ड जो है, आज हमारे कंवरपाल जी हमारे संसदीय मंत्री हैं, सभी विधायकों को आज गीता जयंती के इन्विटेशन आज ही जाने चाहिए। आज ही पहुंचेगा। भिजवा रहे हैं, अभी बोल दिया। नहीं, हमने तो भिजवाया, आप खो गए होंगे। कोई भिजवा रहे हैं, अभी कोई बात नहीं। ऐसा अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इनको हमेशा जहां जाए वहां कुछ चाहिए, और ये कितनी लालसा रखे, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। चाहे इधर की बात करें चाहे उधर की बात करें। मैं उसमें एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब दिल में इतना दर्द है तो हंसते क्यों हो? अरे हर रोज दिन रात मेरा नाम जपते क्यों हो? कभी पुराने अखबार उठाकर पढ़ना, पता चलेगा सारे मुजरिम मेरे नाम से डरते क्यों हैं। हसरतें पूरी न हो तो ना सही,
पर ख्वाब देखना कोई आपके लिए गुनाह तो नहीं, ख्वाब देखते रहो। नहीं नहीं नहीं, जैसा कहोगे वैसा वैसा भरोगे। तो मित्रों, इस नाते से मैंने हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के बारे में बताया है कि एक अभी जलजला नहीं, कोई जलजला नहीं दिखाएंगे। ये हमारे मित्र हैं, विपक्षी मित्र हमारे मित्र हैं, सब मिलकर के और इस प्रदेश के भले के लिए कदम से कदम मिला के चलेंगे इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, जहां तक कल एक विषय हमारे जयवीर सिंह जी ने उठाया था कि फतेहपुर गांव की 40 एकड़ जमीन, देखिए एक प्रावधान है और जो प्रावधान है उसके बाहर हम कभी जाते नहीं हैं। आखिर किसी भी सामाजिक काम के लिए, खास करके गौरक्षा आदि के लिए एक प्रावधान है हमारा, जो गौ चरान की जमीनें हैं उनको किसी गौ संवर्धन के काम के लिए लीज पर दिया जा सकता है, कोई जमीन बेचते नहीं है। आज भी हमने एक स्पेशल नीति बनाई है, कोई भी नई गौशाला बनाए तो नई गौशाला के लिए गांव के लोग प्रस्ताव पारित करें, पंचायत कोई संस्था वहां गौशाला बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करके दे, फिर हम गौ सेवा आयोग और हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ये उनके लिए एक एग्रीमेंट करते हैं और बाद में उनको जो भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, चारदारी हो, शेड हो और साल भर का गौ चारा जो उनको चारा चाहिए उसका पैसा उनको तुरंत देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बजट के सब ज्ञाता यहाँ बैठे हैं, पिछले वर्ष उससे पहले 40 करोड़ के आसपास बजट होता था गौ रक्षा, गौ संवर्धन के लिए। अब पिछले वर्ष हमने गौ संवर्धन के लिए केवल इन बातों को लेकर के जो बेसहारा गौवंश बाहर घूमता है इनकी व्यवस्था करने के लिए कुछ आगे बढ़े, तो हमने उस बजट को 10 गुना 400 करोड़ रुपया किया है, 400 करोड़ रुपया। और वो 40 करोड़ जो हर बार का होता था वो तो हमने एक किस्त में भेज ही दिया। बहुत जल्दी एक किस्त 40 करोड़ रुपया वर्तमान गौशालाएं जो गौचारे की उनको भी हम भेजने वाले हैं। और साथ में जो नई गौशालाएं आ रही हैं, ये कुछ प्रस्ताव आए हैं डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, वहां सब जगह हमने आश्वस्त किया है कि ये पैसा हर गौशाला नई खुलने वाली जितना पैसा उनको चाहिए वो हम देंगे। तो ऐसी जो फतेहपुर गांव की पंचायत की 32 एकड़ जमीन है वो गौशाला को देने के लिए प्रस्ताव पारित सर्वसम्मति से पारित हुआ है, उपायुक्त को भेजा है, विचाराधीन है। एक संस्था सामने आई है और भी कोई संस्था आएगी, उनको भी हम ये जो है इन गौशालाओं के लिए और आगे देने के लिए तैयार है। पंचायतों की जहां तक बात है कि उनकी लिमिट खत्म करके विकास कार्यों के लिए अधिकार दिए जाएं, ये बात ठीक है कि वहां सारी चीजें लगभग 20 लाख रुपए तक कोटेशन के आधार पर सारे काम होते थे। बहुत हमारे पास शिकायतें आई, हमने इन चुनाव से पहले ही, अभी जो पंचायतों को चुनाव उससे पहले ही उसके अंदर एक लिमिट फिक्स की थी कि कोटेशन जो छोटा काम है उसके लिए कोटेशन के आधार पर करें, उसके बाद बड़े काम के लिए ई टेंडरिंग से और ये विषय जाना चाहिए। 5 लाख से ऊपर ई टेंडरिंग से करेंगे, 5 लाख से नीचे के जो काम है 2 लाख 3 लाख 4 साढ़े 4 लाख तक भी वो कोटेशन के आधार पर करें। प्रारंभ में कठिनाइयां आई थी, सुनिए, अरे एक बार सुन लो, पहले पूरा सुन लो ना, बता देना। नहीं रिलेटेड बताना ना, पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में रिलेटेड क्यों बताओगे, पूरी बात मैंने की नहीं है। तो इसलिए अब वो विषय इसलिए कि प्रारंभ में जो भी कोई सिस्टम बनते हैं तो कठिनाई आना स्वाभाविक है। ई टेंडरिंग में सरपंचों को कठिनाई आई थी, हमने डिपार्टमेंट को भेज करके और सबकी वहां ट्रेनिंग करा दी है। ट्रेनिंग कराने के बाद एकदम आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में अब वो ई टेंडरिंग पर काम होने शुरू हो गए हैं। जहां कहीं कठिनाई है उसको अब भी हम कर रहे हैं। जहां तक लिमिट की बात है, उस लिमिट में हमने कहा था कि भी 5 लाख के काम कराने में भी टोटल जो उसका राशि है वो उसकी बजट की 50% उस पर अपने काम करा सकता है, छोटे काम, और 50% बड़े कामों के लिए रखा जाए। फिर विषय आया कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां हैं ही सारे छोटे काम, बड़े हैं ही नहीं, उसमें भी हम प्रावधान कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका पत्र पहुंच जाएगा, अगर नहीं गया तो देवेंद्र जी को पता होगा कि अब हम उसको और रिलैक्स कर रहे हैं कि अगर कहीं 5 लाख से बड़े काम नहीं हैं, ज्यादा काम 5 लाख से कम है, तो हर संस्था यानी पंचायत बीडीपीओ से, पंचायत समिति सीओ से, जिला परिषद डिप्टी कमिश्नर से
अनुमति लेकर के उससे ज़्यादा काम भी अगर छोटे हों तो वो करवा सकते हैं। उनको स्पेशली जो भी कोई कोटेशन पर काम आएंगे, डिमांड पूरी होगी, उस कोटेशन के हिसाब से कर सकते हैं। कई जगह पर रेट्स तय करने की भी कुछ कठिनाई आई थी कि डिप्टी कमिश्नर की जो कमेटी है वो रेट तय करती है, वो कहीं कम हो जाते हैं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, बंधन होता है, इसी रेट पर करना है तो बहुत ठेकेदार इस कारण से भी नहीं आते हैं। अब हमने वो भी छूट दे दी है कि इस रेट को आपको जो HSR का रेट है उस पर स्टिक करने की जरूरत नहीं है। जो स्थानीय तौर पर रेट है एक कमेटी बनेगी, उस रेट के हिसाब से वहां अपना तय करें, लेकिन एक जिले में तो कम से कम एक रेट हो ताकि कहीं भी इस प्रकार की मिसमैनेजमेंट ना हो जाए कि कहीं ईंटें 6,000 रुपये 1,000 मिल रही हैं तो कहीं 8,000 रुपये 1,000 मिले, कहीं 10,000 रुपये 1,000 मिले। तो उस जिले का जो रेट है वो फिक्स करके और अपने हिसाब से उस रेट को वो तय कर सकते हैं ताकि कोई कठिनाई ना आए। बात ठीक है कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उनको देना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक पैसे और फाइनेंस का विषय है उसके ऊपर ऑडिटिंग और उसके ऊपर कंट्रोल इसलिए जरूरी है कि आखिर वो पैसा हम प्रदेश से देते हैं 7%। अगर कोई पंचायत ऐसी हो कि उसकी सेल्फ ओन इनकम इतनी है कि वो स्टेट से अपेक्षा नहीं रखते तो हम उसको ये छूट भी दे सकते हैं कि जैसे मर्जी कमाओ, जैसे मर्जी खर्च करो। लेकिन ऐसी पंचायत या यूएलबी कोई है नहीं कि पर्याप्त उनके पास इतनी इनकम हो जाए जिससे अपना काम चला सके। तो इसलिए कोई हो तो बता देना, देख लेंगे। एक विषय मेडिकल कॉलेजेस का आया, हमारे सोमवीर जी ने चरखी दादरी के मेडिकल कॉलेज की बात की थी, वे हैं कोई बात नहीं। तो हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज सरकारी अथवा कोई प्राइवेट